हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल ऑन द कैटलिस्ट एंड टुडे वी विल डिस्कस 31 अगस्त करंट अफेयर्स। और बहुत ही डिटेल में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे आज फिर। और सबसे पहला जो आर्टिकल है उस पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस भी आज की क्लास में एड ऑन हैं। यदि आपने प्रीवियस एमसीक्यूज वाला सेक्शन देखा होगा तो कुछ जो सेक्शन में आपको नहीं पढ़ा पाया था, मैंने डिटेल में जो ये करंट अफेयर्स के सेक्शन जो मैंने ब्रेक कर दिए थे ड्यू टू सम रीजन, उन्हें मैंने उन एमसीक्यूज के बाद में आपको क्लास प्रोवाइड किए। तो यदि कई बार कंटेंट ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो एमसीक्यूज के साथ में हम लोग पीछे ऐड कर देंगे। एटलीस्ट आप लोग उन पीडीएफ को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल में डिस्कस किया है एंड ऑफ द सेशन को। तो 5-6 आर्टिकल्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं। इज इट क्लियर? चले आगे चलिए। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट मनी मैटर्स। और बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी की बात करें तो मनी तो मैटर करती ही है हमेशा। और मनी मैटर्स में भी क्या है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमी का, उसको एक बार फिर उस विशियस साइकिल से एक नॉर्मल साइकिल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या टेक्निक्स निकाली हैं? तो हमने टेक्निक्स निकाली हैं कि जो नीति आयोग है उसने नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, तो ये जो पाइपलाइन है, 1 सेकेंड, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन में हम क्या कर रहे हैं, 2 टेक्निकल चीजों को यूज कर रहे हैं। आपने याद आ रहा होगा INVIT एंड REIT, ये जो 2 टर्म हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये एक की इंपरेटिव के तौर पे काम करेगा। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर निवेश कर पाएंगे, और उसके लिए ये जो INVIT है और REITs हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। इज इट क्लियर? तो जब एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टर के बेस का, मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमने भी जो 6 लाख करोड़ की बात की थी, तो वो जो निवेश है वो किस प्रकार से काम करेगा, उसको एक ग्राउंड रूप से वर्किंग के लिए इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट पर हमने क्या निकाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इसके अलावा कुछ और भी सजेशन दिए गए हैं कि यूजर्स को टैक्स ब्रेक दिया जाए, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको टैक्स की रियायत दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर निवेश करने में इंटरेस्ट दिखाएं। इज इट क्लियर? तो यहां पर INVIT शुड इंक्लूड अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी इसमें इंक्लूड हो। इज इट क्लियर? तो बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर ऐड किए गए, तो वो सभी क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, तो यहां पर इंसॉल्वेंसी ऑप्शन विल गिव एडेड कंफर्ट टू इन्वेस्टर। यदि इंसॉल्वेंसी यदि कोई कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट है, तो उसकी संपत्ति पूरी की पूरी जब्त कर ली जाएगी। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं अदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि उनका लगाया हुआ पैसा ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति पैसा वापस खींच ले। सो टैक्स एफिशिएंट एंड यूजर फ्रेंडली मैकेनिज्म का सजेशन दिया गया यहां पे, राइट। एंड टैक्स ब्रेक को भी बोला गया है। तो यहां पर 3 टर्म्स आ गई हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बाद टैक्स एफिशिएंट और टैक्स ब्रेक दिया जाए जो लोग यहां पर प्राइवेट प्लेयर इंटरेस्टेड है, राइट, ग्रोथ ट्रैक में। बार बार ये सजेशन आता है कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को भी भागीदारी निभाने के लिए ज्यादा से ज्यादा निवेश करना है। तो इसी को देखते हुए ये सब टैक्स ब्रेक उनको मिले, ठीक है। तो ये बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कोड हो। गेल नाई एक्सपेक्टेड टू अनवील द INVIT टू मोनेटाइज गैस पाइपलाइन, तो मोनेटाइजेशन के लिए ये लोग अनवील करने वाले। अब यहां पर नीति आयोग का प्रेस्क्रिप्शन जो है, नीति आयोग ने ही सजेशन दिया है। क्या क्या सजेशन दिए? कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसको सफल बनाने के लिए गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ब्रेक देने चाहिए जो लोग निवेश कर रहे हैं, टू अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर इनटू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अलावा क्या कहा गया नीति आयोग के द्वारा, इट हैज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिंगिंग सच ट्रस्ट, इस प्रकार के ट्रस्ट का मतलब ही क्या होता है, विश्वास ही तो ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट अंडर द एम्बिट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर आ जाए वो, टू प्रोवाइड ग्रेटर कंफर्ट, ताकि अन्य जो सही इन्वेस्टर्स हैं उनको कभी ये डर ना हो कि कहीं किसी प्रकार का
पैसा उनका डूब जाएगा। तो ये एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी को ऐड कर दिया जाए। तीसरा पॉइंट देखिए, ब्रिंगिंग इन पॉलिसी एंड रेगुलेटर चेंज टू स्केल अप मोनेटाइजेशन। तो यहां पर रेगुलेटरी चेंज किए जाए, पॉलिसी चेंज किए जाए, एनवाईटी एंड रियल एस्टेट ट्रस्ट जैसा ये इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए जा रहे हैं, इनसे क्या होगा, इन्वेस्टर जो बेस है वो बढ़ जाएगा, आइडेंटिफाइड एज क्रिटिकल एलिमेंट फॉर द एनएमपी। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है प्राइवेट प्लेयर्स। More tax efficient, user friendly mechanism which allow the tax benefit in IT are eligible to security to invest under section 54 EC के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1967 के तहत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इनिशिएटिंग रिटेल पार्टिसिपेशन इन द इंस्ट्रूमेंट। तो जो रिटेलर्स, रिटेल का मतलब क्या, छुटमुट जो है वो भी यहाँ पर निवेश करने में इंटरेस्ट दिखा, उनको कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिले। जो सेक्शन 54 है ये क्या बोलता है यहाँ पर, अलाउज टैक्स पेयर टू ऑफसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन। ऑफसेट, ये जो 54 EC है, लंबे समय तक उन्हें कैपिटल गेन्स मिलता रहेगा, मतलब हर चीज पे टैक्स वगैरह नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर, इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज थ्रू इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स इश्यूज एंड सम गवर्नमेंट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म। तो यहां पर लॉन्ग टर्म गेन्स मतलब उन्हें फायदा होगा। स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशनल मॉडलिटीज, एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन एंड फैसिलिटेटिंग कॉमर्स एफिशिएंसी कुड एंश्योर। और इसके अलावा कॉमर्स बिजनेस का जो कल्चर है, हम लोग यदि उनको एनकरेज करें, मोटिवेट करें इन्वेस्टर को पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो एफिशिएंट और इफेक्टिव आउटकम देखने को मिल सकते हैं इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में। तो ये सभी रिकमेंडेशन की गई। यहां पर जो 3 पॉइंट आए, सबसे पहला ये कि लोगों को टैक्स ब्रेक दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स वो यहां पर इंटरेस्ट दिखाएं। तो टैक्स ब्रेक होता क्या है? अ टैक्स ब्रेक इज अ रिडक्शन ऑफ टैक्स पेयर्स टोटल लायबिलिटी। उसकी जो टोटल लायबिलिटी है उसको रिडक्ट कर दिया, तो कम कर दिया। इससे क्या होगा, उनको टैक्स कम देना होगा। तो ये अपने आप में टैक्स ब्रेक का काम करते हैं। पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन इट रिड्यूस अमाउंट ऑफ टैक्स, और बाद में टैक्स को कम कर देते हैं। दे अदरवाइज वुड हैव टू पे और चेंज द टैक्स सिस्टम इन अ वे दैट बेनिफिट्स देम, ताकि क्या हो सके, ओवरऑल उनको फायदा मिल सके। ठीक है, तो टैक्स ब्रेक इज क्लियर और नॉट? एकदम क्लियर है। टैक्स ब्रेक में उनकी जो लायबिलिटीज उसको कम कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। तो बहुत ही अच्छा कोड है अपने आप में, और इसके तहत कोई भी यदि विलफुल डिफॉल्टर है तो उसकी क्या होती है, जो संपत्ति है, घर वगैरह, उसको सबको जब्त कर लिया जाता है। सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा रिफॉर्म में से एक माना जाता है। इट वाज इनेक्टेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड insolvency resolution of corporate persons, partnership firm and individual in the time bound manner, maximizing the value of assets of such person। ताकि वो bankruptcy and insolvency में क्या हो, वो हमेशा ऐसा ना हो कि बचकर कहीं निकल जाए, और इसलिए ओवरऑल जो एक साइकिल है वो ठीक चलता रहे। वरना देखिए आप क्या हुआ, ये जो 2-3 जो लोग थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जो विजय माल्या हैं, तो इनके कारण गवर्नमेंट को कई सारे बेल आउट पैकेज देने पड़े। तो अब फाइनली आईबीसी जो कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो उनसे इनका सभी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो इससे क्या होता है, एसेट की वैल्यू बनी रहती है। इनवाईटी जो ये जो है ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनवाईटीज और REITs, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इनवाईटी में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ये एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक तरीका जो है जिसके तहत क्या होगा, वर्क लाइक मैन्युअल फंड, ये मैन्युअल फंड की तरह काम करेगा। दे आर डिजाइन टू पूल स्मॉल सम्स ऑफ मनी फ्रॉम ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर। ये क्या करेंगे, अलग अलग लोगों ने जो पैसा दिया है उसको स्मॉल सम के रूप में इन्वेस्टिंग के रूप में रख लेंगे। इन्वेस्ट इन एसेट दैट गिव कैश फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और बाद में क्या होगा, इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एसेट, वो इन्वेस्ट कर सकेंगे, कैश फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कैश फ्लो रहेगा। पार्ट ऑफ दिस कैश फ्लो वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज
डिविडेंड बैक टू इन्वेस्टर। तो इनवाईटी कैसे काम करता है, देखिए कि एक ये इनवाईटी है, अलग अलग लोगों ने निवेश करते चले गए, यहां पर उन्होंने जो है बॉन्ड वगैरह के तौर पे परचेज कर लिया, और फाइनली जितना जिसने किया है उस अनुसार डिविडेंड्स बना दिए जाएंगे, और जो फायदा है डिविडेंड्स के रूप में उनको पहुंच जाएगा। तो मान लीजिए किसी ने 100 रुपए लगाए, ठीक है, और यदि ओवरऑल जो है कंपनी 20-30% बेनिफिट में रही, तो उसका जो डिविडेंड है वो जुड़ के मान लीजिए 10 रुपए इनको, तो 110 रुपए बैक हो जाएगा विद इन मंथ और जो भी है, ठीक है। तो नीति आयोग मंथ तो नहीं हो सकता क्योंकि तो बहुत लंबे लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट है। ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इज इट क्लियर? तो ये पूरा प्रोसेस है, आपको जरूर याद रखना है कि नीति आयोग ने क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पर। टैक्स ब्रेक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को ऐड किया जाए ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना रहे, और इन आईटी में क्या होगा, उनको ओवरऑल प्रॉफिट की बात की गई, ताकि लार्ज अमाउंट में लोग यदि निवेश करेंगे तो देश में इकोनॉमिक चक्र भी शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो तेजी से ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक पे हम आ रहे हैं, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। यूफ्लाइक्टिस केरला, ये एक मेंढक की स्पीशीज है। स्किटरिंग फ्रॉग हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ ताथेकड बर्ड सेंचुरी, ताथेकड बर्ड सेंचुरी जो केरला में है, और यूफ्लाइक्टिस केरला इज इन ऑनर ऑफ रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्टेट विच ऑल्सो नोन फॉर मेनी एंडेमिक स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। यहां पे कई 100 प्रकार की, 180 प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है मेंढकों की केरल में, राइट। एंड मेंबर ऑफ द जीनस यूफ्लाइक्टिस स्किटरिंग फ्रॉग हैव देयर डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कहां पर है, अरेबियन पेनिनसुला, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका में है। Multiple skittering frogs have been described from India almost 2 century, 2 सेंचुरी से उनको टेक्सोनॉमी वगैरह सब कुछ उनकी डिसाइड की जाती है। वेस्टर्न घाट, पलक्कड़ गैप इत्यादि में भी ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाया जाता है। तो ये यूफ्लाइक्टिस केरला के जो ये फ्रॉग जरूर याद रखें, अभी हमने रिसेंटली कई सारे स्पीशीज के बारे में पढ़ा है, जरूर उनकी लिस्ट बना के रखिए। हमने कुछ ब्रीफ में बात की थी ई श्रम पोर्टल के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ई श्रम पोर्टल है, जिसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जरूर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ठीक है। ई श्रम है, श्रम से रिलेटेड है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वैसे याद रहेगा। द नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और ई श्रम पोर्टल, इसको और क्या नाम बोला है, NDUW, ठीक है। इसी को क्या बोला है, ई श्रम पोर्टल, ताकि नाम अच्छे से आसानी से याद रह जाए। श्रम का मतलब होता है लेबर, ठीक है, श्रम जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं या जो कामगार हैं, ठीक है। तो इसका एक डेटाबेस बना है, नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसे ई श्रम पोर्टल कह रहे हैं। ये एक डेटाबेस मेंटेन होगा वर्कर्स का, कंट्री के जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं। ई श्रम पोर्टल के तहत ना जो भी व्यक्ति हैं उन्हें 12 डिजिट का एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है उसी प्रकार से 12 डिजिट का एक नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। डिटेल ऑफ द वर्कर ऑल्सो बी शेयर्ड बाय द स्टेट, और डिटेल भी राज्य के साथ शेयर की जाएगी, डिपार्टमेंट के साथ। डेटाबेस में क्या क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वर्कर, माइग्रेंट वर्कर, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स भी होंगे इसमें, माइग्रेंट्स भी होंगे, एग्रीकल्चरल वर्कर भी होंगे। तो मेनली ये जो वर्कर्स वाला जो समूह है उनका ये पूरा डेटाबेस बनेगा। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा था ना कि जो पैंडेमिक के चलते जब पलायन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग गए, तो देश की सरकार के पास और स्टेट गवर्नमेंट किसी के पास भी कोई डेटा ही नहीं था कितने लोग हैं, कैसे क्या चल रहा है, और जो सोशल स्कीम्स हैं उनका इनको कैसे बेनिफिट मिलता होगा दूसरे स्टेट में, राशन कार्ड का कैसे बेनिफिट लेते होंगे। तो अब बात समझ में आई, पेंडेमिक से बहुत सारी चीजें बहुत लेट दे रहा है बट दुरुस्त आए। तो इंटीग्रेटिंग द सोशल सिक्योरिटी स्कीम टू हेल्प अथॉरिटी टू रीच द राइट बेनिफिशियरी, ऑफर वेलफेयर इन टाइम ऑफ क्राइसिस।
तो क्राइसिस के समय पर सही बेनिफिशियरी कौन है, उसको जो मदद पहुंचानी है, राइट, सही बेनिफिशियरी को जो मदद पहुंचानी है, तो वो सभी यहां पर इस क्राइसिस के समय सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, इसी पर ये पूरा पोर्टल है। कौन होते हैं अनऑर्गेनाइज या इनफॉर्मल सेक्टर? स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट, यूं कह लीजिए 10 से कम लोग एक साथ यदि काम कर रहे हैं तो वो अनऑर्गेनाइज है। 10 या 10 से ज्यादा लोग जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कहलाते हैं, ठीक है। नो लेजिटिमेट प्रोविजन फॉर वर्क, उनको कोई लीगल अधिकार नहीं है, जितने पैसे दे दिए, जितना बात हो गई उसमें काम हो गया, कोई लेबर लॉज इनके ऊपर लगते नहीं है, जबकि कंपनीज वगैरह होते हैं उनमें पूरे लेबर लॉ होते हैं प्रॉपरली, और उनको स्टेट नेशनल लेबर लॉज को पालन भी करना होता है। They have to follow state and national labor laws. 80% of Indian labor force is employed in the informal sector. तो आप देखिए जो कानून है वो तो 20% पर ही लग रहा है, बाकी पर तो मन माफिक जैसा हो रहा है वैसा चल रहा है। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं इनके सामने? लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी की तो कोई बात ही नहीं, अभी आपने देखा ही राशन कार्ड वगैरह कैसे क्या यूज करते होंगे। और डेली वेजेस पर ये हमेशा काम करते हैं, डेली वेजेस में आपको पता है कि आज खाना, आज के लिए आज ही काम करना है, ये सिचुएशन है ना, किसी प्रकार की सिक्योरिटी। और वो तो अब जो है सेविंग्स और बैंक वगैरह अकाउंट्स खुल गए तो कुछ लोग आजकल सेव करने लग गए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ससेप्टिबल टू इकोनॉमिक शॉक, और इकोनॉमिक शॉक आता है तो आप देख लीजिए कितना बुरा हाल हुआ है ना, लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज, लिटरेसी वगैरह कुछ है नहीं, अचानक से टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये अपने आप को स्किल्ड भी नहीं कर पाएंगे। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो पूरी तरह से फेल है यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए। तो फाइनली जब इतने बड़े नंबर में ये लोग हैं तो गवर्नमेंट ने ई श्रम पोर्टल बनाया। अब क्या होगा? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल पॉलिसीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं? अनस्टेबल पॉलिसीज रही लंबे समय तक, कॉम्प्लेक्स लॉज थे, पुअर स्किल सेट एंड डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर था, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट देखने को मिलते थे, कंपटीशन एंड न्यू लिबरलिज्म जो है, इसके कारण क्या हुआ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में लगातार बढ़ता रहा। ये वो 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए था यहाँ, इतनी बड़ी संख्या में लोग। समय समय पर गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग जो वेज्ड वर्कर्स हैं और ये सभी जो श्रम लेबर हैं उनके लिए समय समय पर अलग अलग नियम निकाले। तो उनमें से एक है 2008 में आया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम, मतलब इंश्योरेंस। आयुष्मान भारत जो भी आपको पता है 5 लाख वाला जो है ना, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फैमिलीज को दिया जा रहा है, फैमिली लेवल पर ये एक इंश्योरेंस है। पीएम श्रम योगी मान धन योजना, श्रम योगी में इनको पेमेंट दिया जा रहा है। मनरेगा में बिल्कुल इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज, तो ये कुछ स्कीम्स है जो आपको याद रखनी है कि ऐसा क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, तो ये सारी स्कीम्स जरूर याद रखना। और वे फॉरवर्ड क्या है? एनकरेज मोर एमएसएमई, ज्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस खुले और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के परसेंटेज को बढ़ाया जाए। इन और फॉर्मल तो भारत में बड़े लार्ज स्केल पे ही 80 से ज्यादा लोग परसेंटेज लोग हैं। इम्पार्ट स्किल सेट्स एंड डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटीज कम से कम हो। प्रोटेक्शन टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले सोशल एंड इकोनॉमिक, और इसीलिए ये ई श्रम पोर्टल आया है। अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं, नेशनल डेटाबेस ऑन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए मेन काम क्या है? सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम है अथॉरिटी के द्वारा सही जो बेनिफिशियरी है उस तक पहुंचे इस क्राइसिस के दौरान। ये पॉइंट जरूर आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और ये तो पता ही चल गया कि मिनिस्ट्री कौन सी है, क्या होगा, 12 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये सब। और ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और डाइवर्सिफाई वर्कफोर्स, ऐसा ना हो केवल एग्रीकल्चर में ही लोग, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में लोग जुड़े, तो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के अलावा भी लोगों का फोकस होना चाहिए। ड्राइविंग द फ्लो, देखिए ये पॉइंट किसके लिए आ रहा है? भारत में हम लोग जो बोलते हैं सबसे ज्यादा बेसिक कोई सी भी स्कीम है, सबसे पहले किसी पर फोकस किया जाता है तो वो है वाटर एंड सैनिटेशन। और भारत में आप देखेंगे कि वाटर सैनिटेशन के लिए मेनली वाटर, पेयजल पानी मिले लोगों को, और इसके लिए
सबसे ज्यादा किसी राज्य का एलोकेशन हुआ है ना तो वो उत्तर प्रदेश है, वाटर सैनिटेशन के लिए 22,808 करोड़ रुपए, ताकि टैप वाटर मिल सके। यस और नो? हर घर जल योजना जो है, हर घर जल, तो इसके तहत बहुत लंबे समय से काम हो ही रहा है। अब देखिए महाराष्ट्र और 5 साल के अंदर अंदर ये सभी विलेज रूरल एरियाज में ये टैप वाटर पहुंच जाएगा। इसके अलावा स्कूल्स वगैरह में प्रॉपर फैसिलिटी होगी। ये सभी चीजें की जा रही हैं। तो देखिए समय समय पर ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर निवेश होता रहा है। बिहार में कितने अलोकेट हुए हैं, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पॉपुलेशन वाइज भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ में, सो लेट वी डिस्कस कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जो है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और यहां पर जो खड़ी फसल, बल्कि फसल पूर्व बुआई और फसल कटाई के पश्चात जब फसल को कट डाउन कर दिया जाए, उसको सोइंग करने से पहले, या फिर खड़ी फसल है, जो भी रिस्क हैं उसके लिए ये स्कीम लाई गई है। ठीक है। और मध्य मौसम प्राकृतिक आपदा के कारण यदि फसल को नुकसान होता है तो संभावित दावों का 25% तक क्या होगा, एडवांस में भुगतान कर दिया जाएगा। बीमित राशि जो है वो किसानों को दे दी जाती है। तो कई बार बेमौसम चक्रवात 14 दिन तक नुकसान आपदा हो जाए तो उस केस में किसान जो है उनको एक ट्रस्ट रहे, उनका एक इनकम जो है उसमें कोई कमी ना आए, और यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी ये भी चर्चा में चल रहा था। मैं ये आपको इन्फोग्राफिक्स इसलिए ले आता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चर्चा में आपके आएंगे, प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पोषण माह, और यहां पर थीम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और सबसे खास बात है आपने अभी हाल ही में एक चीज सुनी होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रही है फोर्टिफाइड राइस पर। फोर्टिफाइड राइस अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। फोर्टिफाइड जितने भी सीरियल्स हैं उससे क्या होगा, हमारे देश के जितने भी बच्चे हैं उनमें जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, इस सब को दूर करना एक बहुत बड़ा इश्यू है, और उसके लिए दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट वांट्स फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड खाद्यान्न की आवश्यकता है। तो यहां पर राष्ट्रीय पोषण माह में क्या होगा, एंटायर मंथ जो है सितंबर, उसको राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे हैं सर। इज इट क्लियर? ये बात याद रहेगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है मैंने आपको बता दिया, अभी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को, पोषण अभियान को लॉन्च किया। एक्सेल इंस्टीट्यूट जो है वो जोधपुर में है, एक्सेल इंस्टीट्यूट जोधपुर से। इसका उद्देश्य ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एडिक्वेट न्यूट्रिशन बच्चों को मिले, प्रेग्नेंट महिला को मिले, लैक्टेटिंग मदर को मिले, बच्चों को मिले। और सबसे खास बात है, इसको पोषण अभियान को चला रहा कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। तो राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2021 याद रखना, सितंबर 2021। इज इट क्लियर? और इसके बाद में हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पहला जो फेज, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो पहला फेज, दूसरा फेज इस तरह से चलता है। तो जो पहला फेज है, फर्स्ट फेज, वो 315 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, फिर 235, और फाइनली रिमेनिंग जो 736 जिले हैं उनमें से अन्य में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में पता होना चाहिए आपको। भारत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सा मंत्रालय है, और ये टैप वाटर जो है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक पर, मतलब जो अन्य रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं उस पर हम लोग आ जाते हैं। राइट, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ फॉरेन अफेयर्स अपडेट्स पर, और इससे रिलेटेड 3 मेंस के क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है कि जो यूएस ने पुल आउट किया है अफगानिस्तान से, तालिबान ने धमकी दे दी है कि भाई 31 तक आप सभी लोग जो भी यूरोपियन यूनियन हैं या अन्य देश वो विड्रॉ कर लीजिए पूरी तरह से, और यूएस ट्रुप तेजी से बाहर एग्जिट भी कर रहा है। इट बिकम क्लियर दैट यूएस वार इन अफगानिस्तान वाज नॉट ओवर, अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 29 अगस्त को जब ये सुसाइड बॉम्बिंग केस हुआ, और ये हमने देखा था कि इस्लामिक स्टेट खुरासान
ISIS खुरासाना ब्रांच ऑफ इस्लामिक स्टेट ने ऑपरेट किया था अफगानिस्तान में। और इसके बाद में देखिए सुसाइड बॉम्बर की मदद से यूएस मिलिट्री ने बहुत बड़ी अमाउंट में जो है बॉम्बिंग भी किया, और उसमें यह भी बोला कि जो मेन जो इसका मास्टरमाइंड था उनको उन्होंने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। तो 170 सिविलियंस मारे गए थे, 13 यूएस सर्विस मेंबर्स भी मारे गए उस ब्लास्ट में जो हुआ था काबुल के पास। अब यहां पर यह बात कही जा रही है कि द एयर स्ट्राइक हाईलाइट यूनाइटेड स्टेट्स प्रेडिकामेंट एज ISIS खुरासान अ ब्रांच ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑपरेटिंग इन अफगानिस्तान। Pakistan asserts itself in Taliban control Afghanistan and making the country likely to join handful of other। तो यहां पर यह बात कही जा रही है कि कुछ अन्य लोग भले यहां पर जुड़ जाएं, बट यूनाइटेड स्टेट इज नॉट ऑफिशियली एट वार, लेकिन ऑफिशियली वार पर नहीं है, वो तो जो इवेंट हुआ उसको एलिमिनेट कर रहे थे। और इसका जो रिवर्स भी है कि वो ऑफिशियली वार पर नहीं है, बट रिवर्स द राइट टू कंडक्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक एट विल। तो जब जब समय होगा, इच्छा होगी, तब तब काउंटर टेररिज्म यूएस कर सकता है। तो यहां पर ये जो नजारा है वो यही है कि इवैक्यूएशन चल रहा है अभी अफगानिस्तान से, लगातार अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर रहे हैं सोल्जर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। काबुल अब तक सेफ जोन बना हुआ है, क्योंकि आज भी जो यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, यूएस फोर्सेस हैं, वो कंटिन्यू रूट आउट कर रही हैं एनिमीज को। तो यूएस फोर्स कंटिन्यू टू रूट आउट एनिमीज ऑन ग्राउंड, वेस्ट वाज स्टिल ट्राइंग टू गेट सिटीजन्स इन एयर। तो वेस्ट का मतलब यूरोप वगैरह, लगातार वो अपने लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एट यूएन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी पुट फॉरवर्ड ए प्रपोजल टू क्रिएट सेफ जोन। जैसे बर्लिन को किस प्रकार कर लिया था, आपको याद आ रहा है, बर्लिन को अलग अलग में सब डिवाइड कर दिया अपने अपने लिए सेफ जोन। वैसे ये चाह रहे हैं कि जो काबुल एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से सिक्योर सेफ जोन हो, यहां पर कोई व्यक्ति आए तो वो आसानी से उसको लेकर जाया जा सके, इवैक्यूएशन प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसको सेफ जोन बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं अलग अलग देशों के वो मारे जा सकते हैं। द प्लान वॉज बैक्ड बाय रिसेंट तालिबान एग्रीमेंट, और ये प्लान को तालिबान एग्रीमेंट के तहत किया गया। ओवर हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज, भारत के कई लोगों को लाया गया है ना। हमने स्वरूप के बारे में भी पढ़ा था कि सिख लोग किस प्रकार से सिर पर रखकर स्वरूप ला रहे हैं, और हर राय सिंह जो वहाँ का काबुल में जो गुरुद्वारा है, वहाँ से बुक्स को, उनकी जो किताबें हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनको किस प्रकार लाया जाता है। तो फॉरेनर्स टू कंटिन्यू लीव द कंट्री आफ्टर 31 अगस्त, 31 अगस्त तक, और उसके बाद में भी देखा जाएगा। इन द रिवर्सल ऑफ प्रीवियस स्टेटमेंट, तालिबान सेड दैट दे वुड आल्सो अलाउ अफगान टू लीव। पहले उन्होंने बोला था अफगान को भी जाने देंगे, लेकिन अब अफगानियों को वो देख रहे हैं कार्ड वगैरह, और उसके बाद नहीं जाने दे रहे हैं, ये एक पॉइंट है। और उन्होंने प्रोवाइड करना होगा, दे हैव बीन ग्रांटेड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट बाय देयर फ्यूचर होस्ट कंट्रीज। और उन्हें क्या है, अफगानिस्तान टू लीव प्रोवाइडेड दे, उन्हें जमा करना होगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जिस होस्ट कंट्री में वो जाएंगे। हम लोग आज एक डिटेल में भी बात करेंगे, ब्रीफ में भी बात कर लेते हैं कि अमेरिका में एक बहुत ही ताकतवर एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ये एक हरिकेन है इडा। लैंडफॉल हुआ है इसका लुसियाना नाम का जो स्टेट है अमेरिका में, कैटेगरी 4 लेवल का है। और जो कैटरीना 16 साल पहले आया था, राइट, तो जिस प्रकार कैटरीना ने जितना तेजी से डिवेस्टेट किया था, उसी लेवल का ये हरिकेन है। और लुसियाना जो स्टेट है अमेरिका का 50 राज्यों में से एक, तो हरिकेन ने जो 1956 में हरिकेन आया था, और रिकॉर्ड इज इट्स शेयर, तो उस लेवल का, मतलब कई 100 सालों बाद इतना ताकतवर जो एक हरिकेन इडा देखा गया। एक और हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो यूरोपियन यूनियन है, लगातार अमेरिका में केसेस तो बढ़े ही हैं, अभी भी बढ़ते हैं, बीच में डाउन हो जाते हैं, फिर बढ़ते हैं। तो यूरोपियन काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है कि यूएस जो सिटीजन्स हैं, वो ट्रैवलर्स जो हैं,
जो यूरोपियन यूनियन में आना चाहते हैं उनके कारण क्या होगा, कोविड-19 हो सकता है, इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा है, फ्रेश रेस्ट्रिक्शन। अब बात यह है कि जो 28 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के, क्या सभी देश मानेंगे इस बात को? यूरोपियन यूनियन ने तो ये कह दिया है। इट ऑल्सो साइन यूरोपियन फ्रस्ट्रेशन विद यूएस रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि यूएस में भी रेस्ट्रिक्शन है यूरोपियन यूनियन का, मतलब यूरोपियन यूनियन के लोगों को वो लोग बैन कर रहे हैं। सो मोस्ट यूरोपियंस हैव बैंड फ्रॉम एंटरिंग यूनाइटेड स्टेट्स सिंस मार्च 2020। मार्च 2020 से ही यूएस के लोग बैन हैं, यूरोपियन यूनियन में नहीं आ सकते। द काउंसिल रिकमेंडेशन आर नॉन बाइंडिंग। काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है, कौन सी काउंसिल? यूरोपियन काउंसिल। सो इट डिपेंड्स कि जो 28 देश हैं कुछ मानेंगे इस बात को, कुछ पूर्णतया मानते हैं, कुछ अपने देश की सिक्योरिटी पहले चाहते हैं। सो इट्स अनक्लियर वेदर यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट विल कैरी आउट द एडवाइस विच वुड इंक्लूड मैंडेटरी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट। और मैंडेटरी यदि है मूवमेंट तो क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट तो बहुत जरूरी है, 14 डेज वाला। हाल ही में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक और फॉरेन अफेयर से रिलेटेड टॉपिक जो है चर्चा में रहा, इजराइल एंड पैलेस्टीनियन टाइज। तो इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है बेनी गैंस और पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास हैव टॉक्ड इन फर्स्ट मेजर डायलॉग। दोनों ने डिस्कस किया सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यू के बारे में। ऐसा नॉर्मली होता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है। द मीटिंग कम्स डेज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन होस्टेड पीएम बेनेट नफ्ताली एट व्हाइट हाउस एज हमास गेन इट्स पॉपुलैरिटी ओवर अब्बास फतह पार्टी। तो अब्बास फतेह पार्टी से भी ज्यादा हमास पॉपुलर होता जा रहा है। इसको देखते हुए जो बाइडेन ने मीटिंग की थी, जो करंट प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट और अब्बास कंटिन्यू टू वीक हाई लेवल मीटिंग चल रही है व्हेन ही मीट्स जॉर्डेनियन किंग अब्दुल्ला, इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये भी लंबे समय से अब्देल फतेह अल सीसी चल रहे हैं वहां के किंग, तो प्रेसिडेंट। तो एक तरह से तानाशाही ही चल रही है वहां पर। सो व्हेन मीट्स जॉर्डेनियन किंग, तो ये लगातार इनसे भी मिल रहे हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, हमास की पॉपुलैरिटी अपने आप में रीजन में और भी ज्यादा इनसिक्योरिटी पेश कर देगी। अभी हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस से ये पता चला कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने अपना न्यूक्लियर रिएक्टर पुनः स्टार्ट कर दिया प्लूटोनियम वेपन की मदद से। प्लूटोनियम क्या होता है? प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम जो है 239, राइट, प्लूटोनियम 239। और ये बहुत ही ताकतवर, उसी प्रकार जैसे यूरेनियम है। द यूएन वॉचडॉग सैड द रीओपनिंग ऑफ योंगबियन रिएक्टर, इन्होंने ओपन कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी रिपोर्ट की है कि ऐसा कुछ हो रहा है, मूवमेंट देखने को मिल रहा है। विच में हैपन इन जुलाई वुड डीपली ट्रबल। तो यहां पर इन पर नजर रखना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इज इट क्लियर? तो सैटेलाइट इमेजेस से ये सब कुछ पता चला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो यहां तक आपको सारे पुल आउट्स, उसके अलावा हरिकेन इडा, उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इजराइल पैलेस्टीनियन इशू, और अभी क्या इशू आ रहा है, हमास जो ग्रुप है, हमास यदि बात करूं मैं तो गाजा जो स्ट्रिप है, आपको पता होगा पैलेस्टाइन जो है दो पार्ट में, गाजा स्ट्रिप, वहां पर हमास है और वही लोग रॉकेट फायर वगैरह करते थे। ये एक प्रकार का टेररिस्ट टाइप ऑफ ग्रुप है, राइट। लेबनान में जैसे हिजबुल्लाह है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमास यदि पॉपुलैरिटी गेन करेगा तो वो दोनों साइड में फिर पॉपुलैरिटी गेन करना स्टार्ट कर देगा, जबकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट माइंडेड है। अब अब्बास फतेह पार्टी जो है वो सॉफ्ट माइंडेड है, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात आती है कि कंटामिनेटेड शॉट। अभी क्या हुआ, मॉडर्ना वैक्सीन्स जो हैं लगभग 2.6 मिलियन डोजेज, लगभग 36 लाख डोजेज ने बीन अफेक्टेड एंड 2 पीपल और अफेक्टेड डोजेज थी मॉडर्ना की। अब बताइए आप, मॉडर्ना की डोजेज हैं वो अफेक्टेड है, 1 मिलियन वैक्सीन शॉट ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया। 2.6 मिलियन डोज हैव बीन अफेक्टेड, 2 पीपल की मृत्यु हो गई। बीइंग इंजेक्टेड एंड स्पॉइल्ड मॉडर्ना जैब।
जापान इज बैटलिंग, और अभी क्या हो रहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जापान में। सो प्राइम मिनिस्टर योशिहिड सुगा जो है, शिंजो आबे ने जिसको अपना एक उत्तराधिकारी के रूप में बनाया था, योशिहिडे सुगा, राइट। तो योशिहिडे सुगा जो है वो अपने सबसे लोएस्ट पर चल रहे हैं, है ना, क्योंकि यहां पर एक तो वो प्रॉपर चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा कोविड-19 सर्ज वगैरह। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपके लिए 3 प्रश्न हैं कि पहला प्रश्न तो ये है, एक्सप्लेन द डिलेमा, वो कंफ्यूजन, डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, फेसिंग यूएस एज इट एंड्स इट्स अफगानिस्तान एग्रीमेंट। तो अफगानिस्तान के एग्रीमेंट के बाद में क्या कंफ्यूजन की स्थिति ये उत्पन्न हुई है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टेंशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका, अभी जो ये चल रहा है, एक दूसरे को सिटीजन को मूवमेंट को मना कर दिया गया रिगार्डिंग कोविड मैनेजमेंट और फिर क्वारंटाइन वगैरह। तीसरा पॉइंट है, इन व्हाट वे इजराइल बिहेविंग डिफरेंटली अंडर न्यू प्राइम मिनिस्टर। वैसे नए प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था, भले ही मैं कितना भी सॉफ्ट पार्टी से हूं या इस प्रकार से है, लेकिन उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली अभी जिस प्रकार से पैलेस्टाइन से बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से बिहेविंग चेंज हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत समझना जरूरी होता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इजराइल जो है अपने आप में एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेप्स लेता है, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखाई दे रहा है। तो क्या ये डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं और कहां कहां पर इन्होंने डिफरेंटली बिहेव किया है, ये सब आपको बताना। 3 क्वेश्चंस देख लीजिए और यू मस्ट गिव द आंसर रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो, जो भी वर्तमान में सिनेरियो चल रहा है उसके अनुसार। टुवर्ड्स अ मोर ह्यूमन पुलिस फोर्स, बहुत लंबे समय से ये डिमांड आ रही है कि जो एनवी रमना है उन्होंने बोला था कि पुलिस फोर्स जो है लगातार जो इतने वायलेशंस हो रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जो कस्टोडियल डेथ हो रही है, टॉर्चर्स हो रहे हैं, वो अपने चरम पर है, और इसीलिए उन्होंने कहा द थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड बॉडीली इंटीग्रिटी, कि ये जो मानव को जो थ्रेट है और बॉडीली इंटीग्रिटी इज द हाईएस्ट इन पुलिस स्टेशन, ये मतलब सबसे ज्यादा शिखर पे चल रहा है अभी, और इस सब को खत्म करने की आवश्यकता है ना। लंबे समय से पुलिस स्टेशन पर भी जो स्ट्रिक्ट कदम लिए जा रहे हैं, मतलब एक जुडिशरी के माध्यम से स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अभी हाल ही में 66A को तो रद्द किया है, जिसका मिसयूज कर रहे थे पुलिस महकमा पूरा। तो मेंस के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पुलिस स्टेशन में इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वो एक चिंता का विषय है। व्हाट आर द रीजन फॉर सच वायलेशन, ऐसा क्या क्या कारण है जिसके कारण ये वायलेशन हो रहा है। सजेस्ट द मेजर्स टू कर्ब इट, क्या क्या मेजर्स आप सजेस्ट करेंगे इन सबको रोकने के लिए। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आपको यहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, मतलब ये कि बहुत से पॉइंट्स आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आप अपने भी ऐड कर देना। तो जो डेथ है पुलिस कस्टडी में लगातार होती ही है। इंप्रूवमेंट इन सिचुएशन, अभी पिछले दिनों में क्या हुआ है, a reality check show that the picture is not so bleak, effort are being made to improve the human right protection regime in police station। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन रिजीम अब काम करने लग गई है, तो थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है ग्रेजुअली, राइट, पहले जैसा नहीं है, अभी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये आंकड़ा रिवील किया कि जो कस्टोडियल डेथ है ईयर ऑन एवरेज इज अबाउट 100 कस्टोडियल डेथ हैव टेकन प्लेस ईयर बिटवीन 2010 टू 2019। तो 100 कस्टोडियल डेथ जो है हर साल हो रही है 2010 से 2019 के बीच में। ऑफ देम, उनमें से जो 3.5 लोग हैं वो आरोपित रूप से डाइड हुए इंजरी, पुलिस वालों ने जो मारा है उस इंजरी से उनकी मृत्यु हुई है। 100 में से 3.5 हर वर्ष। ये सब आपको फिगर्स समझने होंगे। Judicial inquiry which mandatory for each suspicious custodial death conducted 26.4 cases। तो जो संदिग्ध अवस्था में कस्टोडियल डेथ हुई है वो 100 में से 26.4 है। और एवरी डेथ इन कस्टडी नीड टू बी प्रिवेंटेड, उसको रोका जाए। सस्पिशियस डेथ को विच ब्रिंग डिसरेप्यूट द पुलिस सिस्टम मस्ट बी रूटेड आउट कंप्लीटली। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, इमेज को सही रखने के लिए इन सबको रोका जाना चाहिए।
अब क्या क्या मेजर्स लिए जाएं टू रिड्यूस इंस्टेंसेस ऑफ द कस्टोडियल वायलेंस? तो सबसे पहला है रिड्यूस द नंबर ऑफ अरेस्ट। समय समय पर अलग अलग वर्डिक्ट फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। तो लॉ के अनुसार अरेस्ट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट शुड मेड ओनली व्हेन सच अरेस्ट इज। तो 7 साल तक का जो इम्प्रिजनमेंट के जो ऑफेंसेस हैं, उस प्रकार के जो आरोप हैं, उन्हें तभी अरेस्ट किया जाए। मतलब अभी आरोप तो सिद्ध हुआ ही नहीं, उससे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अरेस्ट तभी किया जाए जब वाकई में बहुत आवश्यक हो, है ना। प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम टेम्परिंग विद एविडेंस। तो कई बार क्या होता है, उनसे जबरदस्ती मार मार के उनसे मनवा लिया जाता है। कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। तो यदि उन्हें लगता है कि वो फर्दर कोई ऑफेंस कर सकता है, देखिए जब तक कि फैसला नहीं आ जाएगा तब तक उसको जेल में डालना वो ठीक नहीं है, ऐसी बात कही जाती है, की भी जा रही है, देखा भी जा रहा है इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के कई सारे फैसले दिए, उससे आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ईच अरेस्ट मस्ट बी नेसेसरी। प्रत्येक अरेस्ट जो होता है यदि वो बहुत आवश्यक है, जस्टिफाइड है, तभी किया जाए, हेल्ड तभी हो। हैविंग द ऑथोरिटी टू अरेस्ट इज अलोन नॉट सफिशिएंट। कि आपके पास ऑथोरिटी है और आपने अरेस्ट कर लिया, ये तो कोई सफिशिएंट पॉइंट नहीं हुआ। तो इस प्रकार के जो फैसले हैं उनमें है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या कहा गया, इस केस में मतलब ये रखा गया बात कि डिस्पाइट ऑफेंस बीइंग नॉन बेलेबल, चाहे वो नॉन बेलेबल अपराध भी है, जो कि सेक्शन 498 के अंडर में आता है इंडियन पीनल कोड में, विच रिलेट्स टू टॉर्चर फॉर डॉरी। इवन डॉरी के लिए टॉर्चर भी क्या, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। अरेस्ट जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, एज पर सेक्शन 41 कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। ये तब भी अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है जब तक वाकई में उस पर आरोप सिद्ध न हो जाए। ये सारी बातें चल रही हैं। तो ये अलग अलग समय पर फैसले, क्योंकि देखिए क्या होता है कि फाइनली उनको जेल में डालकर उनको टॉर्चर किया जाता है, उसी कारण से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्या जस्टिस हुआ, क्या प्रॉपर जस्टिस तो तब होगा जब पहले फैसला है और उसके बाद उसे। सो स्पेशल एक्शन फोरम यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये केस था स्पेशल एक्शन फोरम यूनियन ऑफ इंडिया। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट पुलिस ऑफिसर शुड फर्निश टू द मैजिस्ट्रेट टू रीजन द मटेरियल्स विच नेसेसिटेड द अरेस्ट। तो मजिस्ट्रेट को फर्निश करना होगा कि वो क्या आवश्यक कारक है, कारण है, आवश्यक है कि भाई उसको अरेस्ट किया गया फॉर फर्दर डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड, जो आरोपी को पकड़ा गया, तो ये बताने होंगे मजिस्ट्रेट तक को। द पर्पस ऑफ दीज चेक्स इज टू एंश्योर दैट पुलिस डज नॉट अब्यूज द पावर ऑफ अरेस्ट। ये नहीं है कि इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए कि ऐसा ना हो पुलिस अपने जो अरेस्ट का पावर है उसका मिसयूज ही करती रहे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा ने बताया है कि नंबर ऑफ अरेस्ट इन द नंबर ऑफ आईपीसी ऑफेंसेस डिक्रीज, तो वो लगातार जो है ना डिक्रीज होते हुए देखे गए। रेशियो जो है नंबर ऑफ अरेस्ट टू नंबर ऑफ आईपीसी ऑफेंसेस, तो मतलब ये अच्छी बात है कि यदि अरेस्ट कम होगा तो टॉर्चर कम होगा, ओवरऑल क्या होगा, कस्टोडियल डेथ वगैरह कम होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या आ गया, आप क्या सजेस्ट करेंगे मेजर के तौर पे, रिड्यूस द नंबर ऑफ अरेस्ट। पहला मेजर्स यही है, ठीक है, कि क्या क्या आपको पता है, डेथ का कारण क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न क्यों है, क्योंकि ये सभी कॉज ऑफ कंसर्न बता दिए, ठीक है। मेजर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका कस्टोडियल वायलेंस। अच्छा, अब बात आ रही है सेपरेट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। नेशनल पुलिस कमीशन, बहुत अलग अलग आयोगों ने अलग अलग संतुति दी है कि नेशनल पुलिस कमीशन जो 1977-81 का, लॉ कमीशन की रिपोर्ट 1996 की जो 154th रिपोर्ट थी, मलिमट कमेटी रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन सभी ने रिकमेंड किया है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस टू एंश्योर बेटर एक्सपर्टाइज इन इन्वेस्टिगेशन। मतलब ये हुआ कि जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर रही है उसकी बजाय जो डेडिकेटेड ऑफेंसेस वाले जो केस हैं वो पुलिस इसको हैंडल करे, ना कि जो इन्वेस्टिगेशन करती है वही पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर वाली है वही करती रहे। ऐसा भी माना गया द सेपरेट विंग विल डू मोर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। सेपरेट विंग जो है तो ये रिकमेंड अलग अलग आयोगों ने की है, मलिमट कमेटी ने भी,
राइट। इसके अलावा पुलिस कमीशन ने भी, फिर आपके जो रिपोर्ट्स है, लॉ कमीशन रिपोर्ट, बहुत से एफर्ट भी किए गए हैं राज्यों के द्वारा इन दिस डायरेक्शन, और जो है पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट के डायरेक्शन को। इंक्रीज द नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आप समझ गए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर वाले नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अलग से हों, तो उसको मलीमठ कमेटी ने रिकमेंड किया था। नो मोर देन 10 केसेस एवरी ईयर नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को यदि 10 केसेस भी दिए जाए तो बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में, थोड़ा सा एक्सप्लेन्ड वे में वो समझ पाएंगे कि क्या कारण है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो प्रोपोर्शन है उसको बढ़ाया जाए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जैसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फैकल्टीज होते हैं, वैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफिसर्स हों जो अलग अलग टाइप के क्राइम से, कॉलर, वाइट कॉलर क्राइम है, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं आजकल, है ना, इन सबको रोकने के लिए एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया जाए। और थोड़ा सेंसिटाइज्ड पुलिस हो। सेंसिटाइज्ड का मतलब जैसे हम लोग एम्पैथी की बात करते हैं एथिक्स और इंटीग्रिटी में, सेंसिटाइज का मतलब क्या है कि इंटेरोगेशन वगैरह को थोड़ा सा मतलब एक वायलेट ना करें। पुलिस ऑफिसर मस्ट नो देयर मैंडेट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, उन्हें पता हो ह्यूमन राइट्स कहाँ पर वो लोग वायलेट कर रहे हैं, जबरदस्ती फोर्सफुल एक्टिविटीज करना ये ना हो, ठीक है। नार्को टेस्ट, ब्रेन फिंगरिंग टेस्ट, तो ये सब टेस्ट का, लाई डिटेक्शन टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं इंटेरोगेशन में, ठीक है। तो सेंटिसाइज्ड पुलिस ऑफिसर्स हों जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डिस्प्ले बोर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, डेडिकेटेड डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए होने चाहिए, इंस्टॉल डिस्प्ले बोर्ड ह्यूमन राइट्स के। बार बार डिसेमिनेशन, इस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से क्या होगा, उनके दिमाग में जाएगा कि भाई ये जो पुलिस है, ऑफिसर्स वगैरह जो भी पुलिस अधिकारी हैं या फिर सबऑर्डिनेट्स है, वो सब जो है इसको प्रॉपरली एजिमुलेट कर पाए, आत्मसातित कर पाए। तो क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, देखिए समय समय पर क्या हुआ, अलग अलग स्टेप्स लिए गए। मच हैज चेंज द पुलिस कॉन्सिक्वेंट जजमेंट इन डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, in which Supreme Court laid down guideline to check custodial torture। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन निकाली कि भाई क्या होती है कस्टोडियल डेथ, ठीक है। उन्होंने कस्टोडियल डेथ की गाइडलाइंस को निकाला इन डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसके बाद में गाइडलाइन इनकॉर्पोरेट इन सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है। मोस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस सच एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू ए फ्रेंड और रिलेटिव अबाउट, कि भाई अरेस्ट किया गया है तो कम से कम रिलेटिव्स को मेडिकल एग्जामिनेशन परमिशन, मीट टू द लॉयर, ये सब परमिशन मिले यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये बताना जरूरी है। इस बारे में भी जो है सीआरपीसी में है। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड हो जहां पर ये पूरा जो पुलिस स्टेशंस वगैरह हैं, 18 महीने की पूरी रिकॉर्डिंग वहां पर स्टोर्ड रहे, ये सब बातें इन परमवीर सिंह वर्सेस बलजीत सिंह 2020 के केस में जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कही। एक्शन अगेंस्ट गिल्टी, जो दोषी है उसके लिए एनसीआरबी का एवरेज डेटा बताता है कि 47.2 क्रिमिनल केसेस वर रजिस्टर्ड एनुअली अगेंस्ट पुलिसमैन इन लास्ट 10 ईयर। तो बहुत बड़ी संख्या में देखिए क्रिमिनल केसेस पुलिस के ऊपर भी आरोप है, तो इसका मतलब दिक्कत तो साफ है कि फोर्सफुली चीजें करवाई जाती हैं पुलिस स्टेशन में, बहुत बलपूर्वक फोर्सफुली काम होता है। डिपार्टमेंटल एक्शन हो इरेंट ऑफिसर के लिए, है ना, रादर देन एन एक्सेप्शन। और साथ ही साथ में द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बने, और वो तो ऑलरेडी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो ऑलरेडी है ही, एनएचआरसी, वो देखे, ओवरसी करे कि कस्टडी ड्यू टू ह्यूमन राइट वायलेशन तो नहीं हुआ किसी प्रकार का। और इस प्रकार के अलग अलग केसेस में देखिए नेशनल ह्यूमन राइट, विमेन, महिला जो आयोग है वो एक्टिव तो है इस मामले में, बहुत अच्छा काम करते हैं। इंसेंटिव्स लिंक्ड विद पुलिस रिफॉर्म, और होम मिनिस्ट्री ने ये रिसेंटली पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम निकाली और रिफॉर्म भी किए बहुत सारे। Unless sufficient action is taken by the state government and the police authorities, incentives in the form of additional fund will not be released। तो कुछ
यदि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस अथॉरिटी प्रॉपर सफिशिएंट एक्शन नहीं ले रही है तो उस केस में एडिशनल फंड जो है ना वो फंड कम कर देने चाहिए, अपने आप उनको फील हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्हाट वी कैन कंक्लूड, हमारा जो कमिटमेंट है कि हमें ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना है, ये अनकंडीशनल एंड अपने आप में टोटलिटी वाला है, इन टोटो है वो। तो मैनी स्टेप हैज बीन टेकन सो फार चेक टू कस्टोडियल वायलेंस, नो स्टोन शैल लेफ्ट अनटर्न टू एलिमिनेट सच वायलेंस इन टोटो। तो हमें कोई भी ऐसा रास्ता जो बच रहा हो, मतलब सभी प्रयास हमें करने चाहिए ओवरऑल। वी शुड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब यह है कि हमें ऐसा कोई भी प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए जो इस रास्ते ना जाता हो, मतलब कस्टोडियल डेथ को कम से कम करना है। इज इट क्लियर? तो ये है पूरा का पूरा रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से वर्डिक्ट फैसले दिए गए हैं, एक बार जरूर आप अपने नोट्स के तौर पे इनको तैयार कर लीजिए। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज ग्रेट पोटेंशियल इन गवर्नमेंट एप्लीकेशन। अब देखिए फ्री एंड ओपन सोर्स होते क्या है। ओपन सोर्स का एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। एंड्रॉइड जो आप यूज कर रहे हैं वो ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड इज ओपन सोर्स। क्या होता है, मान लीजिए मैं कोई एक कोडिंग बनाने वाला व्यक्ति हूं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं बोलता हूं कि पर्टिकुलर किसी भी एक मान लीजिए कि एंड्रॉइड में एक्सेल ही है, मान लीजिए एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है इसमें कोई कमी है, मैंने उसको बोला कि नहीं इसकी वजह यह वाला कोड ज्यादा अच्छा है, तो मेरे कोड को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा यदि वाकई में वो उससे अच्छा है। और इस प्रकार से ओपन सोर्स एंड फ्री कोड्स जो है ना, वो ना तो इनका खर्चा होता है। अब प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो कॉस्टली अफेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रयोग ही हमने किस किस में किया है दोस्तों, जो कोविन है और पूरे विश्व के दुनिया के दूसरे देशों में हम उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल पर रिटेल्स वगैरह हैं उसमें भी हम लोग ये यूज करना चाह रहे हैं ताकि क्या हो, बिजनेस एनवायरनमेंट कल्चर अच्छा क्रिएट हो सके। गवर्नमेंट लेवल पर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इससे गवर्नमेंट के एप्लीकेशन को चलाने में बहुत फायदा मिलेगा। तो जैसे एंड्रॉइड पर ही चल रही है आरोग्य सेतु, राइट। तो यहां पर रीऑर्गेनाइजिंग इट्स पोटेंशियल इन 2015 इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ पॉलिसी टू एनकरेज ओपन सोर्स इंस्टीड ऑफ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। प्रोप्राइटरी का मतलब जैसे एप्पल है, राइट, जैसे एप्पल के पास अपना मैक होता है, मैक के अंदर ही सब कुछ चलेगा, आपको पे करना पड़ेगा हर चीज का। एंड्रॉइड में तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, एप्लीकेशन वगैरह फ्री वाली भी है, वो बात अलग है, कुछ पेड भी है, लेकिन एंड्रॉइड एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ्री ही यूज कर रहे हैं, उसका पेमेंट तो नहीं देना जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देना होता है। तो यही ओपन सोर्स है गवर्नमेंट एप्लीकेशन। हाउएवर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉलिसी इज येट टू बी रियलाइज। इसका जो सही पोटेंशियल है उसको अभी भी देखना बाकी। हम बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे इसमें और हम लोग लगातार इस एरिया में काम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी के मदद से भी सॉरी नॉट बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसको भी हम भविष्य में सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छे से यूज करने वाले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं बिल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन स्केल पर, मतलब बड़े लार्ज स्केल पर। फ्रीडम टू मॉडिफाई, कभी भी कोई भी व्यक्ति, एवरीवन कैन अपडेट अमेंड, और जो अच्छा कोड होता है वो एक्सेप्ट होता जाता है, मॉडिफाई किया जा सकता है क्विकली। प्रोप्राइटरी में तो हर बार नया अपडेट करोगे, पेमेंट वगैरह, अपडेशन का तो पेमेंट नहीं होता, लेकिन यदि आप उसको अपग्रेड करना चाहोगे तो जरूर पेमेंट देना होगा। रिड्यूस कॉस्ट एंड इनोवेशन, ग्रेटर इनोवेशन होता है। यूज ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो हम लोग जो आधार है, जीएसटी है, डिजी लॉकर, कितने लोग यूज करते हैं डिजी लॉकर आप में से। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आसानी से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इवन कॉलेज स्कूल की यूनिवर्सिटी वगैरह की मार्कशीट्स, आधार कार्ड, राइट, और लाइसेंस वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर डिजी लॉकर में मिल जाता है। डिजी लॉकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। ये सभी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर काम करें। और डेटा प्राइवेसी, ओपन सोर्स कोड फॉर अडेयर, तो कम्युनिटीज एग्जामिन। और ओपन सोर्स में क्या होता है कि डेटा प्राइवेसी प्रिंसिपल होती है, इंपॉर्टेंट होती है। हेल्प फाइंड बग एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, और इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। चैलेंजेस क्या है गवर्नमेंट के द्वारा, 2015 से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हम लोग ओपन सोर्स की पॉलिसीज को बढ़ाते चले जाएंगे। और सेवरल मिसकंसेप्शन रिमेन इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफओएसएस, स्पेशली इन
गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। ट्रस्ट इश्यू था, फ्री है इन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज परसीव फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफन मिस्टेक टू बी लेस ट्रस्टवर्दी। लोगों को ऐसा लगा, मतलब ओवरऑल ऐसा लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ट्रस्टवर्दी नहीं होगी, लेकिन एंड्रॉइड ज्यादा सिक्योर है। एवरीथिंग, जो भी चीज चलती है वो आपसे परमिशन मांगती है। यदि आपसे परमिशन मांग रही है इसका मतलब वो ट्रस्टवर्दी सॉफ्टवेयर है। कोई चीज ऑटोनोमस रन होने लग जाए ना, इसका मतलब स्वतः चल रहा है, इसका मतलब वहां कुछ दिक्कत है। तो फ्री समझते ही हम लोग समझते हैं कि वो तो टेक्नोलॉजी कुछ फेक होगी या ट्रस्ट कैसे किया जाए। बहुत से सॉल्यूशन भारत सरकार ने, डिजी लॉकर, जो दीक्षा जो स्कूल का प्लेटफॉर्म है, स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा है ना, एंड आरोग्य सेतु, कोविन तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। विश्व लेवल पर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी कोविन निकाला है ताकि उनको वैक्सीन वगैरह का अलॉटमेंट वगैरह वो सभी। बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी ऐप है ये, ओपन सोर्स डेवलपर के द्वारा किए जा रहे हैं। सच इनपुट्स आर इमेंसली हेल्प टू इम्प्रूविंग द सोल्यूशन एंड मेकिंग मोर रॉबस्ट। ये और भी अच्छा और ताकतवर बनता जा रहा है सिस्टम। अकाउंटेबिलिटी इश्यू क्या है? इन केस ऑफ free and open source software there appears to be an absence of one line owner which make it harder to identify who is accountable। इसका कोई एक ओनर नहीं है, राइट? तो ये अलग अलग डोमेन में पार्टिसिपेटेड है, बटा हुआ है ना। तो while concern is legitimate, लेकिन ये concern legitimate है कि भाई अकाउंटेबिलिटी कौन, who will be responsible for everything। There is way to mitigate it, for example by having governments in-house technical staff understanding। यदि गवर्नमेंट का टेक्निकल इन-हाउस स्टाफ है, वो डॉक्यूमेंटेशन, गेटिंग की पर्सनल टू ज्वाइन रिलेवेंट डेवलपमेंट कम्युनिटीज हैं, तो वो सिक्योर ही है, उसमें कोई डाउट वाली बात आती नहीं है। तो यहाँ पर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, इससे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज FOSS इन गवर्नमेंट, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंसेंटिवाइज किया जाए। और ये टेक्नोलॉजीज बहुत ही सफल है, ओपन सोर्स ओवरऑल बहुत सी ऐप में यूज की जा रही। ग्रेटर वेट टू FOSS स्पेसिफिक मैट्रिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। क्रिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट रेसी सोल्यूशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट टेक रेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, सर्टिफाइड यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑडिटेड सिक्योरिटी कंप्लायंसेस की आवश्यकता है। तो वो सब धीरे धीरे देखिए परिवर्तन आ रहा है, और हम लोग आजकल जो है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को ही प्रयोग कर रहे हैं। FOSS में इनोवेशन लाया जाए, और इसके लिए जो ओपन सोर्स कम्युनिटी टू डिजाइन सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो ये सॉल्यूशन लाया जाए। और इस प्रकार का एक चैलेंज जो है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया, FOSS फॉर GOV इनोवेशन चैलेंज ये लॉन्च किया। इस चैलेंज से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हैं अलग अलग एंगल से। जैसे कोई भी वेबसाइट है उसकी सिक्योरिटी भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल एंकर इज नीड टू बी होम ऑफ FOSS लेड इनोवेशन इन इंडिया। तो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल एंकर मेन आदमी कोई हो जो देखे इन सब चीज़ों को। सच इंस्टीट्यूशन कैन ब्रिंग टुगेदर FOSS चैंपियंस एंड कम्युनिटीज, एक प्लेटफॉर्म पर लाए दैट इज स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया, और वो जो है एजेंडा को कलेक्टिव इम्पैक्ट के साथ में पूरा करें। केरला का जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ सच एन इंस्टीट्यूशन। ICFOSS ये एक इसी प्रकार का एग्जांपल है जिसने इंटरनेशनली फेमस, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है नेशनल देशव्यापी बने। विद एन IT वर्कफोर्स मोर देन 4 मिलियन, भारत में लगभग 40 लाख लोग हैं, तो उन सब का यूज लिया जाना चाहिए। What we need is concerted push to harness the biggest promise of FOSS hold। और हमें फ्री एंड ओपन सोर्स सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर में जो इतनी बड़ी जो हमारी पॉपुलेशन है, उन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाना चाहिए। फाइनली देखिए, बायो फोर्टिफाइड फूड की बात आ रही है, और इंडिया फ्रॉम फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकता है, और इसीलिए 15 अगस्त को PM मोदी ने अनाउंस किया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मिड डे मील, आंगनवाड़ी तो है ही, इसके अलावा जो ये PDS मिड डे मील और आंगनवाड़ी है, उसमें जो भी अनाज मिलेगा 2024 तक जो है राइस जो है गरीबों को जो मिलेंगे वो फोर्टिफाइड मिलेंगे, मतलब उसमें
प्रोटीन, उसमें विटामिन्स और एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक मेंस का क्वेश्चन है कि एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड इज ओनली वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशियस फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णायक के तौर पे काम करता है न्यूट्रिशन को लेकर। फोर्टिफाइड फूड कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये जो फोर्टिफाइड फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन दिस डायरेक्शन। सजेस्ट द मेजर्स टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सेफ्टी ऑफ इंडिया। क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे? तो एक तो सबसे पहला सजेशन ये बहुत ही अच्छा सजेशन है कि गवर्नमेंट खुद ही ये काम कर रही है। यहां से आपको कैलकुलेशन में पता चलेगा कि भारत की 15.3% जो आबादी है वो अंडर नॉरिश्ड है। इंडिया का हाईएस्ट पोर्शन स्टंटेड 30% तक स्टंटेड है, मतलब एक उम्र में जितनी हाइट होनी चाहिए उससे कम है। वेस्टिंग की बात करें तो एक उम्र में जितना वेट होना चाहिए उससे कम है, 17.3 है परसेंटेज जो है। वेस्टिंग में भी लोअर है भारत का, 17.3% वेस्टिंग चिल्ड्रन है, 30% जो है वो स्टंटिंग है। बिलो 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चे। तो जब इस लेवल पर ये है तो आगे क्या होगा? और ग्रोथ जो है वो तो बचपन में ही होती है। एक्चुअल जो इम्यूनिटीज हैं, रक्षा तंत्र है, वो भी तभी बनता है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2021, तो ये सब पब्लिश हुआ था भारत के बारे में। दीज फिगर इंडिकेट दैट इंडिया इज एट क्रिटिकल जंक्चर विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। भारत एक बहुत ही ऐसे जंक्चर पर है। अदर फैक्टर्स क्या है? लोगों को पुअर ड्रिंकिंग वाटर है, पानी के अंदर भी क्या है, मेल न्यूट्रिशन, मतलब पानी के अंदर भी मेल न्यूट्रिशंस और एलिमेंट्स हैं कई सारे। लो लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन है, मतलब वैक्सीनेशन, एजुकेशन नहीं है, इस कारण से प्रॉपर वो समझ नहीं पाते। आशा वर्कर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इस प्रकार जो है इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब बहुत ही भारत में डिस्मल कंडीशन में, बहुत ही बुरी कंडीशन में चल रहा है, ठीक है, स्पेशली वुमेन, महिला में, ठीक है। इंडिया की जर्नी जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करें तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वेबसाइट में अब तक हमने 21 ऐसी वैरायटीज हैं जो बायो फोर्टिफाइड स्टेपल्स तैयार किए, जिसमें वीट, राइस, मेज, मिलेट, मस्टर्ड, और 2024 तक तो बायो फोर्टिफाइड ही राइस मिला करेगा। दीज वेराइटीज आर नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड, नहीं किया गया है इनमें जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब तो पूरी तरह से जेनेटिकली सीक्वेंस चेंज कर देना, ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड किया गया बस। तो 1.5 to 3 टाइम्स हायर द लेवल ऑफ प्रोटीन। फोर्टिफाइड क्रॉप में देखिए 1.5 से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स मिलेंगे। एमिनो एसिड्स का पॉलीमर ही क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। और रिसर्च टीम एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन मोहाली, उन्होंने डेवलप किया है ब्लैक, ब्लू, पर्पल टाइप ऑफ चावल, वीट, गेहूं, और राइस में जिंक हो, एंथोसाइनिन्स। तो ये सभी क्या हो रहा है? नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल मटेरियल्स को यूज किया जा रहा है। और हार्वेस्ट प्लस जो प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम याद रखेंगे, ऑफ कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर द इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत, जो कि कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज बीन वर्किंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च टू इंप्रूव द एक्सेस ऑफ पुअर इन इंडिया टू आयरन रिच पर्ल, मोती आयरन रिच हो, मिलेट पर्ल, मिलेट, जिंक रिच वीट, ये सब उन्हें प्रोवाइड किया जाए। ग्लोबली 40 जो कंट्रीज हैं वो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप उत्पादित कर रही हैं, बेनिफिटिंग ओवर 48 मिलियन पीपल। और ये 40 कंट्रीज की मदद से 4.8 जो 48 लाख जो लोग हैं, नॉट एग्जैक्टली 48 लाख, 4.8 करोड़ पीपल, उनको ये बेनिफिट हो रहा है। तो इस प्रकार से साइंस ने एक बहुत अच्छा काम किया न्यूट्रिशनल वैल्यू को ऐड करने में। माल्थूजियन थ्योरम क्या थी? आपको याद आ रहा होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने माल्थूजियन थ्योरम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और अब ये जो न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें वो तो पूरी तरह से माल्थूजियन थ्योरम को खारिज कर देगा। व्हाट इज माल्थूजियन थ्योरम? शॉर्ट नोट लिख दीजिए। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशियस फूड इज ओनली वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड मिले
ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अप्लाई की जाए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन, लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये सब को सुधारा जाए। मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में सबसे पहला है मदर को एजुकेट किया जाए, वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, किस प्रकार से टारगेटेड प्रोग्राम को अचीव करना है, ये सब हो पाएगा। स्केल अप इनोवेशन इन बायो फोर्टिफाइड फूड बाय सपोर्टिंग पॉलिसी। अब देखिए कई बार क्या है, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं और सही भी है, विरोध भी जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो है डायरेक्टली जब शरीर में लगेंगे तो हो सकता है इनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो, और इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी फासाई वगैरह है वो कई बार अगेंस्ट में भी है उसकी जो पॉलिसीज है उसके तहत। तो यहाँ पर इनोवेशन जो है वो हमारी पॉलिसीज को भी सपोर्ट करे और उस पॉलिसीज के तहत उसी अमाउंट में, रिचनेस में, सस्टेनेबल वैल्यू चेन के रूप में जो है ये एड ऑन होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ट्रस्ट रन बाय टाटा ग्रुप ने सपोर्ट किया डिफरेंट स्टेट टू इनिशिएट फोर्टिफिकेशन ऑफ मिल्क विद विटामिन ए एंड डी, तो मिल्क में विटामिन ए और डी एडिशनल मिले। नेशनल अवेयरनेस ड्राइव्स चलाई जा रही है जिससे सॉल्ट के अंदर आयोडाइज्ड किया जाए उसे, और इसके लिए आपको याद आ रहा होगा एक आयोडाइज्ड बिंदी लगाई जाती है, जो वहां के ट्राइबल लोग नमक नहीं खाते हैं और आयोडीन बहुत जरूरी है, अदरवाइज उनको गलगंड रोग हो जाता है, गॉइटर, और इसीलिए सॉल्ट आयोडाइज्ड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो समय समय पर गवर्नमेंट क्या है, डिजायर्ड गोल फॉर ऑफ पोषण फॉर ऑल, सभी को पोषण मिले, इस प्रकार के कैंपेन, सोशल बिहेवियर चेंज इनिशिएटिव्स, और ये सब जो है लोकली लेवल पर न्यूट्रिशनल डेंस अफोर्डेबल फूड पुअर एंड चिल्ड्रन सभी को मिले, मिड डे मील प्रोग्राम की मदद से मिले। तो ये जो क्वेश्चन था हमने शुरुआत में देखा था, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मेजर्स लिए जाएं, डिटर्मिनेंट्स क्यों है, न्यूट्रिशियस फूड इज द ओनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हमने बार बार पॉइंट पढ़ा है ना, तो आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, बायो फोर्टिफाइड फूड इज अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन, हाउएवर अदर फैक्टर्स शुड आल्सो बी गिवन इक्वल अटेंशन इन सिक्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो बायो फैक्टर फोर्टिफाइड तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन बजाय इसके दूसरे भी चीजें से सिक्योर हो सके तो वो काम जरूर करना चाहिए। स्कीम्स, पोषण वाली स्कीम्स चलाई जाए, बायो फोर्टिफिकेशन तो ओवरऑल काम करेगा ही करेगा। इसके बाद का जो सेक्शन है पोल्ट्री फार्म, बहुत अच्छा टॉपिक है। पोल्ट्री फार्म को हम लोग एमसीक्यूज वाली क्लास में डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत डिटेल में पोल्ट्री फार्म एक्चुअल में क्या है, मेरे कई सारे मित्रों का पोल्ट्री फार्म है हरियाणा में, इसलिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या नए नियम निकाले गए। जलियांवाला बाग मेमोरियल इनॉग्रेट किया है पीएम ने, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। बीसीजी को 100 साल हो चुके हैं, तो इस पर डिटेल में पॉइंट एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे आज, है ना, तो एमसीक्यूज वाले सेक्शन में। और हरिकेन इडा पर भी बात करेंगे, इडा, ठीक है, हरिकेन इडा। और जो 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है, ये आपको सेल्फ लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं, कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दूंगा। तो वैल्यू एडिशंस आप भी कर दिया कीजिए, कुछ आपको अच्छा पता है, कोई पॉइंट है वो आप भी जरूर वैल्यू एडिशन किया कीजिए चीजों में। तो ये जो सेक्शन बच गया है, वी विल डिस्कस इन दी एमसीक्यू सेक्शन। सो फॉर दैट टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।